हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड एके ट्यूब। तो आज की वीडियो में हम आईकेएस का यूनिट 2 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब इस यूनिट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो इसका जो नाम है वो है इंडियन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमें स्पेसिफिकली डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, फिर भूत संख्या, काताप्यादी न्यूमरेशन, पिंगला चंद्रशास्त्र, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे कि सुलभा सूत्र, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यव्रत, उसके बाद तुम्हारा ब्रह्मगुप्त है, भास्कर है एंड केरला स्कूल है, और इसके साथ साथ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड पंचांग, और कुछ हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने हैं। अब न्यूमेरिकल सुन के घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी इजी न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है? देखो, डेसिमल सिस्टम जो होता है वहाँ पे हर एक डिजिट का जो वैल्यू होती है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब इसमें हम करते कैसे हैं, इसको ऐसे समझो, जैसे मैं 555 का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पीछे से जो है वो नंबरिंग शुरू करते हैं, या ऐसे समझ सकते हो कि हम लास्ट से चलते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। ज़ीरो, पहले जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं ज़ीरो, फिर उसके बाद वाले को बोलते हैं टेंस, फिर उसके बाद वाले को बोलते हैं हंड्रेड, इसके आगे अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम बोलते हैं थाउजेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, ज़ीरो, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, है ना। तो अगर हम पहले वाले 5 को देखें तो मैंने क्या बोला, 100, तो फर्स्ट 5 का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 100 बोल रहे हैं, तो 5 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। अब दूसरे 5 पे चलते हैं, तो दूसरा 5 क्या बोला मैंने, टेंस बोला। 10 में क्या आता है, 1 जीरो आता है ना, तो यहाँ पे मतलब 1 जीरो लगेगा। और तीसरा 5 जिसको मैंने ज़ीरो बोला है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो का जो नंबर है वो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ 5 रहेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सबको तुम जब सम करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली यही नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ध्यान में रखना, डेसिमल सिस्टम मतलब कि जहाँ पे हर एक डिजिट का जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जैसे जैसे अगर डिजिट की पोजीशन चेंज होगी उसी हिसाब से उसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जीरो एंड इन्फिनिटी। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा यहाँ पे टॉपिक है। अब जीरो क्या है? जीरो का मतलब होता है कि कोई क्वांटिटी यहाँ पे एब्सेंस है ना, एब्सेंस और नथिंग ऑफ अ क्वांटिटी। जैसे इन 105 जीरो शोज दैट देयर आर नो टेंस। जैसे मैंने बताया कि हम पीछे से नंबरिंग करते हैं, है ना, कि जीरो, टेंस, हंड्रेड्स। तो इस यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि टेंस में जो वैल्यू है वो जीरो है, मतलब टेंस जो है यहाँ पे कोई टेंस की वैल्यू जो है वो नहीं है या फिर एब्सेंट है। उसी तरह से आता है इन्फिनिटी, जीरो का जस्ट ऑपोजिट। जीरो का मतलब है किसी चीज की एब्सेंस, और इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। सो जीरो रिप्रेजेंट एब्सेंस, वाइल इन्फिनिटी रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज अनलिमिटेड और दैट इज विच हैज नो एंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है भूत संख्या। देखो, भूत संख्या का क्या मतलब है? भूत संख्या एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पे क्या करता है, जो नंबर्स हमारे होते हैं उसको कुछ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाई कर देता है, ठीक है। जैसे कि सबको पता है कि हमारे पास दो आंखें हैं, है ना, तो आइस यहाँ पे क्या हो गया, दो। तो आइस को देख के हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें क्या नंबर मिलने वाला है, 2 नंबर मिलने वाला है। वैसे ही हैंड्स, है ना, हैंड्स क्या है, दो होते हैं। वेद, जैसे मैंने आप लोगों को वेद पढ़ाया था, अब वेद क्या है, वेद हमारे पास 4 हैं। सीजन्स क्या है, 6 सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी फैमिलियर चीजें होती हैं, फैमिलियर ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आएगा, इन चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कताप्यादी सिस्टम। अब ये क्या है? यहाँ पे देखो, सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे हम नंबर्स को लेटर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहां पे हम भूत संख्या में क्या कर रहे थे, नंबर्स को कुछ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हम नंबर को लेटर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर कोई हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो उसको हम एक एज अ वर्ड बना सकते हैं, और फिर उस वर्ड को रिमेंबर करना ज्यादा आसान होगा, है ना। मान लो तुम्हारे पास 10-12 नंबर है, अब उस नंबर को याद करना ज्यादा आसान रहेगा कि कोई वर्ड है प्रॉपर, उसको याद करना ज्यादा आसान रहेगा। ऑब्वियसली वर्ड को याद करना आसान रहेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे सिस्टम करता है, और ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब इसकी एक टेबल होती है जो हमेशा ध्यान में रखना, जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ये है उसकी टेबल।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबरिंग जो होती है वो पीछे से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 यहाँ पे नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसा होता है क ख घ। अब यहाँ पे ये हमारे जो पूरे चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, ऐसा। तो तुम्हें यहाँ पे जितने भी क है, जैसे क की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ख की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है एग्जाम में कोई नाम दे दे इंग्लिश में, है ना, और तुमसे बोल दिया जाए कि इसको तुम इस स्कीम के हिसाब से बोल सकते हो रिप्रेजेंट करो, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से तुम चार्ट याद कर लेना कि क की वैल्यू अच्छा 1 होती है, ख की वैल्यू 2 होती है, अगर ट बोल दिया तो 1 होगा, प हो गया तो भी 1 होगा, फ हो गया तो 2 होगा। तो ये चीज़ तुमको याद करनी पड़ेगी इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज़ है, यहाँ पे ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, एक लाइन से चार्ट को याद कर लेना और यहाँ पे इसके ऊपर नंबरिंग कर लेना। इसका न्यूमेरिकल अभी हम आगे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है पिंगला चंड शास्त्र। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली हम पोएट्री की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, ऐसे वर्क की बात करते हैं जहाँ पर पोएटिक या फिर पोएट्री की बात करी गई हो। अच्छा, अब जहाँ पे हम पोएट्री की बात करते हैं, पोएट्री में बेसिकली 2 टाइप ऑफ साउंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से साउंड होते हैं? साउंड हमारे पास होता है शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। और ये जो शॉर्ट साउंड है और लॉन्ग साउंड है, इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई या फिर 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? शॉर्ट साउंड को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉन्ग साउंड को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे ध्यान में रखो कि 0 छोटा है इसलिए उसको शॉर्ट साउंड है और 1 बड़ा है तो उसको लॉन्ग साउंड रखेंगे। अब इट स्टडीज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है साउंड, है ना। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे पोएट्री की बात कर रहे हैं जिसको हम 2 टाइप ऑफ साउंड में क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हीं 2 साउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, शॉर्ट साउंड को 0 से और लॉन्ग साउंड को 1 से। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, पैटर्न ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल, जो कि बाइनरी नंबर्स से हम रिलेट कर पाते हैं। अब जैसे कि अगर कोई पोएटिक पैटर्न है, मान लो वो ऐसा है, शॉर्ट लॉन्ग, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ये एक पोएटिक पैटर्न है, इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ बाइनरी में। तो क्या करोगे? शॉर्ट की जगह तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा 0 कर देना है, लॉन्ग की जगह तुम्हें क्या करना है, 1 कर देना है। ठीक है, तो तुम इसको कैसे बनाओगे? तुम इसको लिखोगे 0 1 0 1, जो कि तुम्हें एट द एंड आंसर ये दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सुलभा सूत्र। ये क्या होता है? देखो, सुलभा सूत्र कुछ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थे जो कि ज्योमेट्री और मेजरमेंट में यूज किए जाते थे। इनको हम बेसिकली यूज करते थे ताकि हम अलग अलग जो शेप्स होते हैं, ट्राइंगल है, सर्कल है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो शेप है, स्क्वायर है, इनको मेजर कर सकें, कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें, जो हमने शेप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे हैं उनका एरिया कैलकुलेट कर सके, और भी बहुत सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम मेजर कर सके। तो ये यहाँ पे यूज होते थे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि सपोज यू नीड टू मेक अ स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको एक स्क्वायर जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि उस स्क्वायर का साइड कितना है ना, कि भैया 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, क्या है। अब हाउ टू मेक द शेप करेक्टली, हम उसको कैसे करेक्टली बना सकते हैं, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें हमें इंडियन टेक्स्ट सुलभा सूत्र वहाँ पर हमें हेल्प करता है ताकि हम ये सारी मेजरमेंट जो है वो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ज्योमेट्री, मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन में इस इंडियन टेक्स्ट को यूज किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस जो कि यहाँ पे हमें बताने थे। अब इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो थे वो थे आर्यभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और ध्यान में रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में था। ठीक है, ही वर्कड ऑन कैलकुलेशंस, नंबर्स एंड मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ऑब्वियसली यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है तो सेलेस्टियल बॉडीज की बात होगी और आर्यभट्ट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो आर्यभट्ट, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख दिया है कि मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, अब यहाँ पर जो हम 0 की बात करें, है ना, सबको 0 पता है, तो 0 में बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया
और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था एलजेब्रा की फील्ड में, है ना। ऑब्वियसली हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इन लोगों ने उसी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो ब्रह्मगुप्त का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ध्यान में रखना कीवर्ड के तौर पे जीरो में था और एलजेब्रा में था। ही ऑल्सो गिव रूल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग जीरो। नेक्स्ट आता है भास्कर। तो भास्कर ने क्या किया था, भास्कर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, एस्ट्रोनॉमी। अब तुम इसको कैसे याद कर सकते हो, तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आर्यभट्ट ने क्या दिया था यहाँ पे, मैथमेटिक्स, है ना, एस्ट्रोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया, जीरो एंड एल्जेब्रा में। तो अब हम भास्कर की बात कर रहे हैं। भास्कर ने दोनों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उन दोनों को अगर तुम मैच कर दोगे, मिक्स कर दोगे, तो यहाँ पे भास्कर ने उस चीज में कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने मैथ्स में भी कंट्रीब्यूशन दिया, एल्जेब्रा में भी कंट्रीब्यूशन दिया, और इसके साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। His work contains method for solving mathematical problem and studying astronomical calculation। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है केरला स्कूल। So Kerala school made important contribution to mathematics and astronomy. It is especially known for work on infinite series. अब अगर किसी ने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी है तो उसको पता होगा, एक ऐसी सीरीज जो कभी खत्म ना हो, इन्फिनिटी तक जो जाती हो, उस टॉपिक, ये जो मैथ्स का टॉपिक है, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, काफ़ी ज़्यादा काम किया था। और इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड है मैथ्स की, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इसमें दिया गया था। ठीक है। सो केरला स्कूल मतलब इनफाइनाइट सीरीज में कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, नेक्स्ट आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमी की। भैया अभी हम बोल रहे हैं कि इसने एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया, आर्यभट्ट ने दिया, है ना, इन्होंने दिया, भास्कर ने। तो ये एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली है क्या? सिंपल भाषा में समझो, इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है, या एस्ट्रोनॉमी जो वर्ड है, वो बेसिकली ऐसे तुम समझ सकते हो कि स्टडी ऑफ सन, मून, प्लैनेट, स्टार एंड देयर मूवमेंट। मतलब आसान भाषा में जो भी चीज़ें हमारी ऐसे बोल सकते हो कि जो भी सन है, मून है, प्लैनेट हैं, अलग अलग, सैटर्न, जुपिटर, है ना, वीनस, मार्स, जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी स्टार्स हैं, और ये कैसे मूवमेंट कर रहे हैं सन के अराउंड, या जो भी है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो बेसिकली हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने कंट्रीब्यूशन दिए थे। सो एशियन इंडियन स्कॉलर केयरफुली ऑब्जर्व द स्काई एंड यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू understand time, season, calendar and event like eclipses। लूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है, तो इन सब के कैसे यहाँ पे स्टडी हुई, इन सारी चीज़ों को बेसिकली स्काई को ऑब्जर्व करके और ये सारे मूवमेंट को पढ़ के इनका हमने टाइम निकाल लिया, सीजन निकाल लिया कि कौन सा सीजन आने वाला है ना, इन सब के बारे में हमने एक्लिप्स में देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें इन सब की स्टडी करने के बाद पता चली। सो फॉर एग्जाम्पल, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून they could understand days, month and lunar phases। ये जो मूवमेंट थी सन एंड मून की, इन सबको यहाँ पे स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, हमने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को समझा। सो इंडियन एस्ट्रोनॉमी स्टडीज, अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो, स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट टू अंडरस्टैंड टाइम एंड सीजन। ठीक है। अब आता है पंचांग, जो कि थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अलग इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा आपने शायद पहली बार पढ़ा हो। देखो, पंचांग का मतलब क्या है, पंच का मतलब क्या है? पंच का मतलब होता है पांच, है ना, और पंचांग एज अ वर्ड का मतलब होता है 5 पार्ट। सो इट इज अ ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। जैसे हमारा नॉर्मल कैलेंडर होता है ना, ये भी एक इंडियन कैलेंडर ही है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस में। मतलब सन एंड मून की मूवमेंट कैसे हो रही है ना, ये सारी चीज़ों को पढ़ के एक कैलेंडर बनाया जाता है जिसको हम पंचांग बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि पंचांग का मतलब क्या है, 5 पार्ट्स, है ना। तो ये 5 पार्ट्स हैं क्या? वो 5 पार्ट समझो, इस टेबल को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 5 पार्ट में पहला पार्ट है तिथि। तिथि का मतलब होता है लूनर डे। वर का मतलब होता है डे ऑफ द वीक, कि भैया वीक का कौन सा दिन है। नक्षत्र का मतलब होता है कॉन्स्टेलेशन, या जिसको हम स्टार ग्रुप बोलते हैं। योग का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशन, और कर्ण का मतलब होता है तिथि, मतलब हाफ ऑफ द तिथि। इस तिथि का जो आधा होता है वो होता है कर्ण। ठीक है। सो पंचांग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर दैट यूजेस द मूवमेंट ऑफ, अब ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का इसका बेस है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सन, मून
और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स को स्टडी करके हम टाइम एंड डेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पंचांग के ये 5 पार्ट जो हैं, 5 पार्ट को याद में रखना। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आप 5 पार्ट्स ऑफ पंचांग बताओ। अब यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला पोर्शन सारा खत्म हो गया है ना। इस यूनिट में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अच्छे से समझना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कथप्यादि न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या है, देखो तुमसे जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें ये टेबल याद करनी पड़ेगी, है ना। ये टेबल याद कर सकते हो या फिर ये टेबल, तुम्हें जो आसान लगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये टेबल आसान लग रही हो, है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम ये याद कर लेना, है दोनों सेम ही। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं ना, और यहाँ पे हमारे हिंदी के लिखे हुए हैं, तो तुम ऐसे ध्यान में रख लेना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। यूजिंग द कथप्यादि सिस्टम फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वर्ड राम। अब यहाँ पे हमें राम वर्ड की जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पे जो भी लेटर्स है, एक वर्ड में, वर्ड क्या होता है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इस वर्ड में जो लेटर्स हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। तो भैया हमें सामने सामने दिख रहा है कि आर है, एम है और ए है। सो वी, अब एक चीज ध्यान में रखना, इस सिस्टम में हम वॉवल्स जो है उनको इग्नोर करते हैं, उनकी वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। वॉवल्स कौन से हो गए, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे वर्ड में सिर्फ ए आ रहा है ना, तो हम ए को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में कोई और वर्ड मिल जाए जहाँ पे एक से ज्यादा वॉवल हो, है ना, या फिर ए के अलावा कोई और वॉवल हो ए ई आई ओ यू में से, तो तुम वहां पे उसको हटा देना, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है। तो हमारे पास कौन से लेटर बचे, हमारे पास आर बचा, एम बचा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये चार्ट याद होगा तो हम देखेंगे भैया, अब आर है, आर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, र बोलते हैं। तो र की वैल्यू देखो क्या है, र की वैल्यू है 2, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 2 लिख देंगे। अब है एम, एम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एम को हम हिंदी में म बोलते हैं। म की वैल्यू क्या है, म की वैल्यू है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो हमारा नंबर क्या बना, अब हमें राइट द नंबर, अब हमें स्टेप 2 में नंबर लिख देने हैं जो कि है 2 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, राम की वैल्यू हो गई इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 25। ध्यान में रखना, वॉवल की वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ कॉन्सोनेंट की वैल्यू लेनी है, ठीक है। और ये चार्ट याद रखना। नेक्स्ट आता है पिंगला बाइनरी न्यूमेरिकल, जो कि बहुत आसान है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि इस स्कीम में हम क्या करते हैं, हम पोएटिक साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जहाँ पे शॉर्ट साउंड को हम 0 से दिखाते हैं, लॉन्ग साउंड को हम 1 से दिखाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द पैटर्न शॉर्ट लॉन्ग यूजिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बहुत आसान है भैया, हमें रूल ध्यान में रखना है। रूल क्या है, शॉर्ट साउंड 0, लॉन्ग साउंड 1। शॉर्ट को हमने 0 लिख दिया, लॉन्ग को हमने 1 लिख दिया। अब इसको कंबाइन किया, हमें आंसर क्या मिल गया, 0 1 0 1। ये तो आसान था। नेक्स्ट आता है भूत संख्या। अब इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन बाय चांस पूछ ले इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो पहला क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग भूत संख्या, आइस, वेद और सीजन। इसको हमें भूत संख्या के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है ना। तो भैया हमें पता है आइस क्या होती है, 2 होती है, वेद क्या है, 4 है, सीजन क्या है, 6 है। तो इन सबको हम कंबाइन कर देंगे, आंसर क्या होगा 2 4 6। अब हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे, वैसे भूत संख्या का न्यूमेरिकल आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो हो सकता है वो तुम्हें कोई और फेमिलियर चीजें यहाँ पे मेंशन करके दे दे, है ना। तो वहां से तुम नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वहां से तुम नंबर निकाल लेना कि हमें कोई फेमिलियर चीज ही होगी जिससे हमें पता होगा, अच्छा हाँ ये इतने नंबर में होता है, तो वहां से हमें वो नंबर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है डेसिमल प्लेस वैल्यू। ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए अलग होगा, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें करना क्या है, राइट 4 5 8 2 अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। भैया सिंपल सा हमें इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू में रखना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो तुम क्या करोगे, जैसे मैंने बताया, जहां पर भी डेसिमल प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भैया पीछे से चलना है। 0 है ना, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, ठीक है। अब बस 1000 में तुम्हें पता है कितने 0 होते हैं, 3 0 होते हैं, तो तुमने क्या किया, 4 के आगे 3 0 लगा दिए। 5 100 में भैया कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, हमने 5 के आगे 2 0 लगा दिए। 8 टेंस में कितने 0 होते हैं, 1 0 होता है, 1 0 लगा दिया। अब 0 में ऑब्वियसली जीरोस की बात हो रही है, तो वहां पे तो 0 होगा नहीं, तो हमने 2 को एज इट इज 2 लिख दिया। तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुमने इतना करके मत छोड़ना एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में इतना करके मत छोड़ना, ये लिख देना कि इस हिसाब से हम 4 5 8 2 जो है उसको हम इन सारे नंबरों का जब सम करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा, है ना।
तो हम दिखा सकते हैं कि हम इस नंबर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल प्लेस वैल्यू में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है पंचांग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वो तुमसे बोलेगा तिथि निकालने को। ठीक है, अभी देखकर बहुत घबराहट हो रही होगी, तिथि विथि क्या होता है, समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अगर एंगुलर डिस्टेंस सन और मून के बीच में 48 डिग्री है। आसान भाषा में समझो कि सन कहीं पर है, ठीक है, सन कहीं पर है, मून कहीं पर है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एंगुलर डिफरेंस है, वो कुछ 48 डिग्री मतलब कुछ डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछेगा तिथि निकालो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है। वो रूल क्या है कि एक लूनर मंथ में 30 तिथि जो है वो होती हैं। ठीक है, अच्छा पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, जो कि सबको पता ही होगा, अगर हम एक पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, एक लूनर मंथ में 30 तिथीज होती हैं और एक फुल सर्कल में 360 डिग्री होता है। ठीक है, पहले स्टेप पे तुम्हें क्या करना है, जो ये फुल सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इसमें से तुम्हें उन 30 तिथि जो है उनको डिवाइड कर देना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक तिथि में कितना डिग्री होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ। देखो पूरे सर्कल में 360 डिग्री है, ठीक है, और एक लूनर मंथ में क्या है, 30 तिथि है। हमें एक तिथि में कितना डिग्री है वो निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल को डिवाइड कर देंगे अपनी 30 से, तो हमें यहाँ पे 12 डिग्री मिल गया। मतलब एक तिथि में 12 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि आप बताओ एक तिथि में कितना डिग्री होता है ना, तो तुम यहाँ पे बता सकते हो। अब हमें निकालना है कि 48 डिग्री में बेसिकली क्या हमें तिथि मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, 48 डिग्री को यहाँ पे 12 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 तिथि जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हम 5वीं तिथि में एंटर कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 5th तिथि, जिसको हम पंचमी बोलते हैं। ठीक है, पंचमी होगा आंसर। 4th मत लिखना, 5th लिखना, जो क्योंकि 4th तो तिथि कंप्लीट हो गई है ना फुल सर्कल के हिसाब से, तो हम 5th तिथि में एंटर कर रहे हैं, जिसको हम पंचमी बोलते हैं। अब एग्जाम में हो सकता है ये वैल्यू चेंज हो जाए, यहाँ पे तुम्हें कोई भी और डिग्री मिल जाए, तो तुम्हें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये तो समझ में आएगी 12 डिग्री। अच्छा, ये चीज कांस्टेंट रहेगी, ये क्वेश्चन डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जो भी डिग्री यहाँ पे होगा तुम्हें 12 डिग्री से उसको डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आएगी उसकी नेक्स्ट एक तिथि यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्विंग पंचांग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन पैटर्न्स। ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में था, सिंस मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसको पूछ सकता है, हाउ कैन बी ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मून थ्रू पंचांग, कि भैया हम पंचांग की हेल्प से मून के मूवमेंट को कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी कैन ऑब्जर्व द मून बाय चेकिंग इट्स तिथि एंड फेज। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मून की मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, है ना, वही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि हर एक दिन पे आपकी जो मून की जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी, है ना, मतलब तिथि और फेज भी चेंज होगा। मान लो डे 1 पे तुमने न्यू मून देख लिया, है ना। न्यू मून का मतलब है कि तुम्हारे भैया जो मून है वो विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं है, थोड़ा सा धुंधला सा है। 8वें दिन में तुमने फर्स्ट क्वार्टर, मतलब जो मून है वो आधा विजिबल है तुम्हें। 15 डे पे तुम्हें फुल मून विजिबल हो गया, मतलब तुम्हें पूरा मून दिख गया। सो पंचांग हेल्प अस ऑब्जर्व द चेंजेस इन मून फेज एंड तिथि। अब ये जो चेंज हो रहा है मून के फेज में, कि कभी भैया पूरा दिख रहा है, कभी आधा दिख रहा है, या कभी दिख ही नहीं रहा है, विजिबल ही नहीं है, इस पैटर्न को हम पढ़ के, समझ के, ऑब्जर्व करके यहाँ पर इसकी मूवमेंट को समझ सकते हैं। सो दीज चेंजेस फॉलो अ रेगुलर पैटर्न कॉल्ड द लूनर साइकिल। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं कि फर्स्ट डे पे ऐसा, 8वें दिन पे ऐसा, 15 दिन पे ऐसा, ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको हम लूनर साइकिल बोलते हैं। सो द मून अपीयरेंस चेंजेस ग्रेजुअली विद टाइम, है ना, हर दिन पे जो मून का अपीयरेंस है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज होता क्यों है, बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, सबको पता है। इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ चेंजेस एंड दिस कॉजेज डिफरेंट मून फेजेस एंड ऑल्सो चेंजेस द तिथि। मतलब मून जो है सबको पता है कि अर्थ के अराउंड मूव करता है ना, ऑब्वियसली उसकी जो पोजीशन है सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चेंज होगी। भैया क्यों चेंज होगी, क्योंकि वो मूव कर रहा है। और
सिंस ये मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसके जो मून के फेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, कभी पूरा दिख रहा है, कभी आधा दिख रहा है ना। और इसी वजह से यहाँ पे जो तिथि है वो भी चेंज हो रही है। तो पैटर्न क्या हुआ, मून जो है वो मूव किया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसकी पोजीशन चेंज हुई तो मून की जो फेजेस हैं वो चेंज हुए, फेज चेंज हुआ मतलब तिथि चेंज हुई, और ये एक रिपीटिंग लूनर पैटर्न जो है वो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो गया, जिसको हम लूनर साइकिल यहाँ पे बुला रहे हैं। ठीक है, तो आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे तिथि निकालने का क्वेश्चन आप लोग करवाया है, इसको ज़रूर से करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।